और आइए आज की सबसे बड़ी खबर कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं इस संगठन को बैन क्यों किया गया? इस संगठन ने एक बड़ी गलती की। पूरे दिन आपने खबर देखी कि पीएफआई को बैन कर दिया गया। बड़ी गलती यह थी कि टारगेट पर दरअसल मोदी, और इसलिए पीएफआई बैन। यह जो गलती थी यह पीएफआई को बहुत भारी पड़ी। पीएफआई बेशक अपने पैर पसार रहा हो, बहुत सी गतिविधियां भी अंजाम दे रहा था देश में, उसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, या जहां ये अपराध कर रहे थे वहीं एक्शन हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद है पीएफआई ने अपने टारगेट पर मोदी को ले लिया। उन्हें लगा मोदी को हटाएंगे देश से तभी अभी अपना एजेंडा हिंदुस्तान पे थोप सकते हैं, और इसलिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर, यही दिन, यही जगह पीएफआई के दरअसल बोरिया बिस्तर बंद करने के, पीएफआई की दुकान बंद करने की तारीख इसी दिन लिख दी गई। ये प्रधानमंत्री मोदी रैली के लिए पहुंचे थे, एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे बिहार पटना, जहां पीएफआई ने उनको टारगेट पर लेना था, और यहीं से पीएफआई के पूरा इंतजाम कर लिया गया था इस तारीख के बाद। जरा रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में पीएफआई का बोरिया बिस्तर बंद, लेकिन यह तैयारी 2.5 महीने पहले ही कर ली गई थी। जुलाई 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से पटना की फ्लाइट ली थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, और यही पीएफआई ने मोदी को निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मोदी पटना विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। देश की प्रगति में जो रुकावटें होती थी उनका समाधान हुआ और एक नया विश्वास भी पैदा हुआ। बस इसी प्रोग्राम में मोदी के खिलाफ पूरी बिसात बिछाई जा चुकी थी। पीएफआई मोदी को हटाकर ही अपने मिशन में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मोदी पर स्ट्राइक से पहले ही पीएफआई पर हो गई सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी के खिलाफ साजिश रचने वालों को पुलिस ने बिहार के फुलवारी शरीफ से धर दबोचा, और उसी दिन पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और आइए अब आपको जल्दी से बताने जा रहे हैं कि पीएफआई के बैन में मोदी कनेक्शन क्या है, क्या हुआ उस रोज। दरअसल 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसने पीएफआई पर बैन लगा दिया। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, और पीएफआई पर पूरी तरह से सील लग चुकी है। हुआ क्या, ध्यान से पढ़िएगा। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में धमाके की साजिश रची गई, और यहीं से पीएफआई ठिकाने लगाने की तैयारी हो गई। दरअसल हुआ यह कि पटना में थानेदार इकरार अहमद के फोन पर एक मैसेज आया। थानेदार थे इकरार अहमद, उनके फोन पर मैसेज आया, और मैसेज में लिखा था, मुसलमानों को भड़काने का मैसेज था जो उनके व्हाट्सएप पर आया था दरअसल। और फुलवारी शरीफ और दानापुर में सभी लोगों को ये मैसेज भेज दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक पहले। मैसेज में क्या लिखा था देखिए ध्यान से। मैसेज में लिखा था, असली मुसलमान बन जाओ। मुसलमानों को यह मैसेज किया गया और लिखा गया, असली मुसलमान बन जाओ। भला असली मुसलमान कैसे बनेंगे? इस मैसेज को पढ़कर थानेदार इकरार चौंक गए कि दाल में कुछ काला है। ऐसे ही मैसेज नहीं भेजा जा रहा है। मैसेज में लिखा था, शर्म करो, डूब मरो, फुलवारी शरीफ के असली मुसलमान कब बनोगे? इस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा था। सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। उस मैसेज में था, तुम कब आवाज उठाओगे? यह मैसेज थानेदार के फोन पर आ गया। मैसेज के बाद एक जगह जमा होने की अपील की गई कि सभी लोग एक जगह जमा होंगे। पटना के साथ देश के अन्य शहरों में दरअसल दंगे की साजिश थी, और यह कब? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में मौजूद हैं। इकरार अहमद ने लिखित बयान पर बाकायदा एफआईआर दर्ज करवा दी। माहौल खराब करने और दंगे की तैयारी की शिकायत की गई। साथ ही साथ आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग ने बिहार एटीएस को संदिग्ध ताहिर का नंबर दिया इस मामले में कि यह साजिश ताहिर रच रहा है।
ताहिर व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन था, सोचिए। और पीएफआई का सपना था भारत को गजवाए हिंद बनाना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था यह ताहिर। जांच में आईएसआई और पाकिस्तान के हाथ होने के भी सबूत मिले। आरोपी ताहिर का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। लेकिन आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना पीएफआई के खात्मे की तैयारी हो चुकी थी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद पीएफआई पर निगरानी शुरू हुई और पीएफआई पर एक्शन शुरू हुआ। पीएफआई पर पहला एक्शन जो हुआ वो आपको दिखाने जा रहे हैं भोपाल में पीएफआई के दफ्तर पर सील लगा दी गई, ताला बंद, दफ्तर बंद, यानी पूरी तरह से दुकान बंद पीएफआई की। भोपाल की तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं शाहीन बाग। उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर एक्शन हुआ। देश के अलग अलग शहरों में पीएफआई के जो दफ्तर थे वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए। पीएफआई के समर्थक, कार्यकर्ता और सदस्य गिरफ्तार हो गए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, एक बड़ी कार्रवाई इन सब के बाद हुई। ये जो आप देख रहे हैं पीएफआई पर बैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राजपत्र ये सुबह 6 बजे के आसपास जारी हुआ पीएफआई पर बैन का। यह भारत सरकार का गृह मंत्रालय का राजपत्र है जिस पे लिखा है पीएफआई को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की है। बस यहीं से पीएफआई का शटर डाउन हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस राजपत्र में क्या लिखा हुआ है जो भारत सरकार ने जारी किया है। देखिए जरा, यह है वो राजपत्र। इस राजपत्र में क्या लिखा है? इसमें लिखा है पीएफआई पर बैन को लेकर बाकायदा गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। गेजेट का मतलब है राजपत्र, और पहली बार दुनिया में 1566 में गजेट सामने आया। और सरकारी गजेट मतलब कानूनी नोटिस जारी करना। इसमें लिखा क्या है? इस गजेट में सरकार ने पीएफआई के एक एक गुना की फेहरिस्त दी है। पहला गुना देखिए, इसमें लिखा हुआ है पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे हैं। पहला गुने में शुमार सिमी भारत में प्रतिबंधित संगठन है। दूसरा गुना देखिए जरा, पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिदीन से रहा है। यह जो जमात उल मुजाहिदीन है बांग्लादेश का यह संगठन है जो भारत में बैन है पूरी तरह से। तीसरा गुना, आईसिस सहित कई आतंकी संगठनों के साथ पीएफआई के संबंध रहे हैं। चौथा गुना, चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा था यह पीएफआई। पांचवा गुना, एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। छठा गुना जो इस राजपत्र में लिखा है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है पीएफआई। सातवां गुना, विदेशों से धन हासिल कर देश विरोधी साजिश कर रहा था। आठवां गुना, विदेशों से धन हासिल कर देश में माहौल खराब करने की तैयारी थी। नवां गुना, बार बार हिंसक और विध्वंसक कार्यों को अंजाम दे रहा था। 10वां गुना, दूसरे धर्म के लोगों की निर्मम हत्या की जा रही थी। यह था राजपत्र, और इस राजपत्र की बिना पर पीएफआई पूरी तरह से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब जरा सुनिए आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार क्या कह रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो इस बैन के खिलाफ है। सुनिए। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है। पीएफआई की सभाओं में कभी भी भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगते नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। इसी से सिद्ध हो जाता है उनके हमले और उनकी नीयत वह भारत विरोधी भी है। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि बैन के बाद ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ कि बैन के बाद जश्न का माहौल हो। ये देख रहे हैं आप, कानपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दिवाली मन रही है। सोचिए कोई संगठन बैन हुआ हो। आज से पहले शायद ही आपको याद हो कि मिठाई खिलाई जा रही है, सूफी साहब देखे लड्डू खा रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ एक संगठन बैन हुआ हो और सूफी खुद ही दिवाली मना रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा,
मुंबई में देखिए, ये आप देख रहे हैं मुंबई में भी दिवाली मन रही है। पीएफआई के बैन होने पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, न सिर्फ पटाखे बल्कि मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं लोगों को ऑटो पर रोक रोक कर लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। ये पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और आइए अब आपको बताएं, मुख्यमंत्री, राज्यों के नेता ये मान रहे थे कि पीएफआई एक आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो सबसे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। योगी ने कहा पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और नए भारत में ऐसे संगठन बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फास्ट मूव कीजिए। अगला एक और पिलर होगा ये, आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही है। आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहती है। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है। तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरे तो, और इस प्रकार की गतिविधियां रही तो ये देश में, भारत में ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद स्वीकार भारत में नहीं है। कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये, तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को। और विपक्षी से सवाल खड़ा करता हूं कि क्या आप उन भोले भाले मुसलमानों को इन पीएफआई वालों के साथ खड़े करके आतंकी बनाना चाहते हैं क्या? सूप चलनियों बोले जैमें 72 छेद हुए। आप बताओ कि लालू वही लालू है जो लालू गांव गरीब किसान इसके साथ साथ जानवर का भी चारा खा गया और उनके ऊपर इल्जाम है और जेल में भी थे, छूट के आए हैं। वो लालू बता रहा है कि शंकु पर भी बैन कर दो। और आई अब मैं आपको पीएफआई के कारनामे दिखाने जा रहा हूं, क्यों पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की जरूरत है। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रोफेसर को। 12 साल पहले प्रोफेसर ने कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया। प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ नाम है इनका दायां हाथ काट दिया गया और पीएफआई पर इल्जाम लगे। 4 हमले प्रोफेसर के ऊपर हुए थे। पैगंबर मोहम्मद पर इन्होंने कुछ कहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे जब पीएफआई पर एक्शन हो रहा था। भारत में रहकर ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और इतना ही नहीं, एक और तस्वीर दिखाइए जरा, देश में ये जो सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, एम्बियंस दीजिए इसका, ये जो नारे लग रहे थे इसमें भी पीएफआई का रोल था। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इसे। ये जो आप देख रहे हैं ये नारे जो हो रहे थे इसमें भी पीएफआई कनेक्शन सामने आया। तो सवाल यह है कि देश में जो मुसलमानों को भड़काने की साजिश थी पीएफआई वो सब कर रहा था। आखिर ये सारी चीजें जो देश विरोधी गतिविधियां थी ये कैसे पीएफआई अंजाम दे रहा था, मुसलमानों को कैसे भड़का रहा था, ये मैं आपको बताता हूं। भड़काने के पीछे किन पैतरों को आजमाता था, कौन सी वो बातें मुसलमानों से कही जाती थी भड़काने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। देखिए दरअसल पीएफआई क्या करता था, असली मुसलमान बनने का संदेश भेज रहा था कि आप जो हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, आप असली मुसलमान नहीं हैं। और कैसे बनेंगे असली मुसलमान? मुस्लिमों पर जुल्म की झूठी कहानी बनाई कि बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत दबाए जा रहे हैं। मुसलमानों को डरा कर गुमराह कर रहे थे दरअसल, और भारत में मुसलमानों को असुरक्षित बता रहे थे कि मुसलमान बहुत असुरक्षित है।
हिंदुओं से मुसलमानों को खतरा बता रहे थे। साथ ही साथ आरएसएस को बदनाम करने की भी साजिश थी कि आरएसएस को बदनाम किया जाए और देश की 60% जो आबादी है उसे आरएसएस के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। पीएफआई ने युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाया, न सिर्फ उकसाया, मजहब के नाम पर जिहाद के लिए भी उकसा रहे थे ये लोग। धर्म परिवर्तन को लेकर पीएफआई का खुला ऑफर था। हिंदू युवतियों से शादी करने पर बाकायदा एक घर का वादा, यह साजिश थी। दुकान के साथ नकद मुहैया कराने का झांसा भी दिया जा रहा था। पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराना भी इनके एजेंडे में था। ग्रामीण इलाकों की युवतियों को बनाते थे ये टारगेट और लव जिहाद, धर्मांतरण की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सब कुछ चल रहा था और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का भी रहे थे ये लोग। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे थे साथ ही साथ। आइए सुनिए जरा राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो चीफ हैं उमर इलियासी साहब वो क्या कह रहे हैं। अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई। मुझे लगता है कि चूंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो जिस तरह से सरकार ने जो फैसले लिए हैं बहुत सोच समझ के फैसले लिए हैं। उनके पास उनके खिलाफ जो उन्होंने राष्ट्र विरोधी कार्य किए हैं उनके पास उनके पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला उनका तमाम देश हित में है। जरूर इनकी नीयत के ऊपर शक किया जा सकता है कि ये पीएफआई के नाम को किस तरीके से बदनाम भी कर सकते हैं इनके पास, क्योंकि कोई सबूत कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी करने के लिए ये एक ऐसा कोई भी डायलॉग दे देते हैं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि ये तो मुसलमानों को भड़काने की साजिश थी, लेकिन सिर्फ साजिश नहीं थी। इस साजिश के पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा था। सिर्फ भड़काना नहीं था, गुमराह नहीं करना था, गुमराह करने के जरिए इस एजेंडे को फॉलो करना था। इंडिया 2047 2047 का भारत कैसा होगा, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, ये आप देख रहे हैं। ये था एजेंडा और इस एजेंडे को मनवाना था देश को। आइए अब आपको बताता हूं इस 2047 के एजेंडे में था क्या। यह था 2047 का एजेंडा। 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाना दरअसल मकसद था। 2047 में मुस्लिम और दलित समुदाय के साथ सत्ता परिवर्तन करना इनका मकसद था। गजवाए हिंद के जरिए भारत पर कब्जे का सपना था। युद्ध के जरिए काफिरों को जीतने का मिशन है गजवाए हिंद। भारत में इस्लाम को स्थापित करने का युद्ध चला रहे थे दरअसल ये, और फुलवारी शरीफ से मिले दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ। अब 2047 नाम से पीएफआई की बाकायदा एक बुकलेट मिली। भारत को मुस्लिम देश बनाने का आतंकी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अब देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास सत्ता होगी। इस डॉक्यूमेंट में यह था 4 चरणों का डॉक्यूमेंट। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत भी नहीं है। करना क्या है, सिर्फ 10% मुसलमानों को साथ लाने की जरूरत है। 10% मुस्लिम बहुसंख्यकों को घुटने के बल ला देंगे। यह इस मिशन 2047 में था। 4 चरणों में इस्लामिक शासन का सपना पूरा होगा। अब देखिए जरा पहला चरण क्या कहता है। पहला चरण कहता है पीएफआई, पहले पीएफआई के झंडे के नीचे मुसलमानों को एकजुट करा जाए।
मुसलमानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना होगा पहले फेज में। उसके बाद आएगा दूसरा चरण, जब सब ट्रेंड हो जाएंगे हथियार चलाने। दूसरा चरण यह है, हिंसा का सीमित इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा हिंसा नहीं, लिमिटेड हिंसा होगी। हिंसा के जरिए बहुसंख्यकों को आतंकित करना होगा, वो डर जाएं, खौफ में। अच्छे सिपाही को बम चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ इरादे को छुपाने के लिए राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने पीएफआई के प्रोटेस्ट देखे होंगे, उसमें पीएफआई के झंडों के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी रखा जाता है, जिससे आदमी के दिमाग में कोई दूसरा ख्याल ना आए। दूसरे चरण में था कार्यपालिका और न्यायपालिका में घुसपैठ करना होगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी जुटानी होगी। यह था दूसरा चरण। अब आएगा तीसरा चरण, एससी एसटी ओबीसी से गठजोड़ करना होगा। आरएसएस और पिछड़े वर्ग में ज्यादा बड़ी दरार पैदा करनी होगी, उस दरार को और बढ़ाना होगा। आरएसएस को सवर्ण जातियों के पक्षधर के तौर पर दिखाएं कि आरएसएस जो है ये अगड़ों का संगठन है, अगड़ी जातियों का। सेक्युलर पार्टियों को भी बदनाम करना होगा और मुस्लिमों और एससी एसटी ओबीसी को अपनी पार्टी बनानी होगी। तीसरी चरण में हथियारों का स्टॉक बढ़ाया जाएगा, ट्रेंड पहले चरण में किया जा चुका है। अब आएगा चौथा चरण, पीएफआई की जो अहमियत है इसे और बढ़ाना होगा। पीएफआई को मुस्लिमों का निर्विवाद संगठन बनाना होगा, अन्य इस्लामिक संगठन किनारे कर दिए जाएंगे उसके बाद, और 50% एससी एसटी ओबीसी का भी विश्वास हासिल किया जाएगा। तब राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करना आसान होगा और सत्ता के बाद सरकारी तंत्र में अपने लोगों को भेजना होगा। यह था पीएफआई का पूरा एजेंडा। आइए अब आपको सुनवाता हूं जेडीयू के नेता ललन सिंह क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। यह बैन लगाया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि बैन लगाया उन्होंने, उन पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोगों को, और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया। आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ पे अब सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता है, बल्कि सांपों के फन को कुचल कर रख दिया जाता है। और आइए अब आपको बताऊं ये किस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। शुरू में मैंने आपको बताया पहले फेज में था ट्रेनिंग देना। युवाओं को मार्शल आर्ट के नाम पर न सिर्फ हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दे रहे थे, देखिए जरा हाथ में चाकू लिए हुए शख्स हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दे रहे थे और साथ साथ उनका ब्रेन वॉश भी कर रहे थे, उन्हें गुमराह कर रहे थे और पूरे देश में ये नेटवर्क फैला चुके थे। देखिए जरा कहां कहां पीएफआई का नेटवर्क था हिंदुस्तान में, ये आप देख रहे हैं, कोई राज्य नहीं बचा। देखिए जरा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इतने राज्यों तक इनका नेटवर्क फैल चुका था। लेकिन अब सोचिए नेटवर्क तो फैला लिया, अब इस नेटवर्क फैलाने के बाद इसे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा भी जुटा रहे थे। ये देखिए जरा, ये जो बरामदगी हुई है, जब रेड पड़ी तो कैश भी बरामद हुआ है। ये तो वो कैश था, लेकिन फंडिंग भी इन्हें विदेशों से हो रही थी। देखिए जरा खाड़ी देशों से, कौन कौन से वो देश हैं जहां से इन्हें पैसा आ रहा था, ये आपके सामने मैप। पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की, यूएई, ये जो देश हैं ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पीएफआई को फंड कर रही थी, पीएफआई को पैसा दे रही थी। तो आइए अब आपको बताऊं, यही वजह है पीएफआई पर बैन हुआ और पाकिस्तान परेशान हो गया। पाकिस्तान को पीएफआई पर बैन अच्छा नहीं लग रहा है। सोचिए अगर पाकिस्तान को पीएफआई पसंद है तो फिर तो दाल में काला ही काला है। पीएफआई बैन पर पाकिस्तान ने विरोध जताया है। सोचिए जरा, जो 3 में ना 13 में, जिसका कोई लेना देना नहीं पीएफआई से। कनाडा में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट ने प्रतिक्रिया दी है, दूतावास ने।
वैंकूवर स्थित वाणिज्य दूतावास ने बाकायदा ट्वीट किया है। क्या किया दूतावास ने? आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो पीएफआई ने ट्वीट किया था, दूतावास ने पीएफआई के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है, आगे बढ़ाया है। यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार आयोग, यूरोपियन यूनियन को भी टैग किया है उसमें, अमेरिका के अटॉर्नी और एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी टैग किया है पाकिस्तान ने। अमेरिका के अटॉर्नी केन रोथ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ट्वीट के जरिए पीएफआई का समर्थन करने की कोशिश की है। दूतावास ने पहले सपोर्ट किया, फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। अब आप समझिए कि दुश्मन आपका जिस संगठन को समर्थन कर रहा है, वो संगठन देश में जरूर ऐसा कर रहा था जिसे बैन किए जाने की जरूरत है। अब सुनिए जरा हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। ये स्टेट पुलिस को एक बहुत शक्ति मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एनफोर्समेंट एजेंसी को बहुत शक्ति मिलेगा। पीएफआई काफ़ी लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था, सो ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, नेशनल इंटरेस्ट में है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार ने पीएफआई और उनके साथ साथ 6 और उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के संदर्भ में अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये नोटिफिकेशन राज्यों को भी अधिकारिता देता है, राज्यों में इसकी कार्रवाई करनी है। इसकी कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हम लोग करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है। और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। राइट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पीएफआई देश में कैसे आग लगा रहा था। तस्वीरें देखेंगे आप खुद यकीन करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप दंगे, सीए के दौरान जो दंगे हो रहे थे, ये सारे प्रोटेस्ट, ये दंगे, इसमें पीएफआई का बहुत बड़ा हाथ था। एम्बियंस भी दे सकते हैं आप इसका, पीएफआई का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो आप देख रहे हैं बसों में आग लगाई जा रही थी, इसमें पीएफआई कनेक्शन सामने आया। अगली तस्वीर दिखाइए। देश में अलग अलग, खास तौर पे दक्षिण भारत में हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, हिजाब को लेकर जो लोगों को उकसाया जा रहा था, इसमें भी पीएफआई का ही हाथ सामने आया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आपको याद होगा, बाकायदा हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। इसमें 2 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, ये दोनों पीएफआई के थे। तो इतना कुछ पीएफआई जमीन पर कर रहा था, यही वजह है कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय की नजर में सब कुछ था। इसलिए बाकायदा पूरी प्लानिंग हुई और उसके बाद पीएफआई का काम तमाम हुआ। केंद्र ने 4 अगस्त को कार्रवाई का फैसला किया। 4 अगस्त को गृह मंत्री शाह के बेंगलुरु दौरे के दौरान बाकायदा एक प्लान बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के सीएम बोम्मई बसवराज के साथ एक बैठक हुई। इसी बैठक में पीएफआई पर एक्शन का प्लान बनाया गया। ऑपरेशन का नाम था ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की निगरानी में बाकायदा यह कार्रवाई की गई। 7 अगस्त को एक टीम का गठन किया गया। पहले देश भर की 15 एजेंसियों का साझा ऑपरेशन था। ऑपरेशन में ईडी, इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए के 500 अफसर शामिल किए गए थे। एक मल्टी एजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया जो सब पर, सारे एक्शन पर नजर रखे। पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाना दरअसल मकसद था कि क्या कुछ सबूत हैं। देश भर में पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग की गई और 22 सितंबर को 15 राज्यों में छापेमारी की गई। आधी रात से एनआईए और ईडी की रेड से हड़कंप मच गया। एक साथ पीएफआई के 93 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी। संगठन प्रमुख ओमा सालम भी गिरफ्तार हुआ और छापे के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई। अमित शाह को ब्रीफ किया गया। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी उस दौरान मौजूद रहे। एक्शन से पहले यह पूरा होमवर्क कर लिया गया था कि कैसे पीएफआई पर रेड करनी है। 27 दिसंबर को ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 शुरू किया गया। दिल्ली, केरल समेत 8 राज्यों में तब छापेमारी की गई और पीएफआई के 250 लोगों को पकड़ा गया है। इस तरह से इस एक्शन को अंजाम दिया गया। अब आइए आपको सुनवाता हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ वक्त पहले खुद सदन में बताया था पीएफआई की गतिविधियों के बारे में। सुनिए सर। मैं संस्था का नाम अभी देना नहीं चाहता, परंतु हमारे पास एजेंसियों के माध्यम से सूचना आ चुकी थी कि पैसे विदेश से भी आए हैं,
पैसे देश से भी दिल्ली में आए हैं और पैसे दिल्ली में बांटे गए। हमने उस वक्त ही जांच शुरू कर दी थी, मगर दुर्भाग्य से जांच प्राथमिक रूप से चल रही थी। पैसे भेजने के लिए, पैसे लेने के लिए, हवाला करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए की षड्यंत्र है। तो पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन आपको बताऊं, पीएफआई पर पहली बार बैन नहीं लगा। पीएफआई पर इससे पहले भी बैन लग चुका है। जी हां, पीएफआई पर कई साल पहले बैन किया गया था। कैसे बैन हुआ था पीएफआई पर, यह देखिए जरा। तो 2018 में पीएफआई पर पहली बार बैन लगाया गया था। दरअसल झारखंड में पीएफआई को बैन कर दिया गया था। रघुवर दास सरकार ने 12 फरवरी 2018 को पीएफआई पर बैन लगाया था। आईसिस से पीएफआई के कनेक्शन के बाद यह बैन लगा था। पीएफआई पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप था। उस वक्त पीएफआई ने इस फैसले को रांची हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से पीएफआई को राहत मिल गई थी। 2019 में फिर झारखंड सरकार ने बैन लगा दिया। देश भर में पीएफआई पर बैन की मांग उठ रही थी लंबे वक्त से। आइए अब आपको सुनवाता हूं, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान जो बर्क हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि पीएफआई जैसे संगठन को बैन किया गया, और मुख्तार अब्बास नकवी जवाब दे रहे हैं। सुनिए जरा। ये गलत लगाया गया है, नहीं लगाना चाहिए था। भाई सारी पार्टियां देश के अंदर जो वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी काम कर रही, ये भी काम कर रही। इनका सिर्फ जुर्म यह है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं, मुसलमानों के मसाइल उठा रही थी। तो ये गवर्नमेंट को नागवार है। चूँकि मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहे तो गवर्नमेंट को एहसास नहीं होता। बस ये चाहते हैं कि यहाँ राम राज कायम हो जाए, बीजेपी रहे और कोई पार्टी जिंदा भी नहीं रहे। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आज यही लोग उन संगठनों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ तो उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लोग न देश के हितैषी हैं, न मुल्क के हितैषी हैं, न मानवता के हितैषी हैं और न मजहब के हितैषी हैं। और आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर कैसे पीएफआई कैसे इतना बड़ा संगठन बन गया, क्या मकसद के साथ बना पीएफआई और क्या चाहता था दरअसल देश में। देखिए जरा, पीएफआई पर बैन तो लगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर पीएफआई का गठन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। 2001 में आपको याद होगा, उस वक्त सिमी हुआ करता था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट। सिमी पर बैन लगने के बाद सिमी के जो पूर्व सदस्य थे और दूसरे कई गुटों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन खड़ा किया। अमूमन यही करते हैं, एक संगठन पर बैन लगेगा तो उस संगठन से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता एक दूसरा संगठन बना लेते हैं। ऐसे ही सिमी पर बैन लगा। जो सिमी के संस्थापक थे उन्होंने दूसरा संगठन बना लिया, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से सामने आया ये संगठन। 3 संगठनों को मिलाकर यह पीएफआई बनाया गया। पीएफआई को सिमी का बदला स्वरूप माना जाता है। शुरू में सिमी के सदस्य ही इसके पदाधिकारी बन गए, साथ ही साथ खुद को सामाजिक संगठन बताकर जड़ें जमाई गई। मुस्लिम युवाओं को संगठन से जोड़ा गया। धन जुटाने के लिए रिहैब इंडिया का नाम दिया गया कि मुसलमानों को बसाया जा रहा है, हिंदुस्तान में लोगों को बसाया जा रहा है। रिहैब इंडिया पीएफआई के लिए फंड जुटाता था। दरअसल विदेशों से भी इसी नाम पर फंड लेते थे। सरकार ने रिहैब इंडिया को भी बैन कर दिया है। इस संगठन को बनाने के पीछे मकसद तो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का था, लेकिन जैसे जैसे संगठन का विस्तार होता गया उस पर संगीन आरोप लगने लगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर 22 सितंबर की देर रात पीएफआई के देश भर में फैले ठिकानों पर छापा मारा गया। छापेमारी में आतंकी गतिविधि समेत देश विरोधी साजिश के सबूत मिलने के बाद सरकार ने संगठन पर बैन लगा दिया। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे यह संगठन इतना मजबूत हो गया। यह कोई नहीं समझ पा रहा है, जो देश के सभी राज्यों में फैल गया और दुनिया के कई देशों तक फैल गया। 2006 में आपको बताऊं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए संगठन को बनाया गया। पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। कमजोर वर्गों में पैठ बनाने की कोशिश की पीएफआई ने।
पढ़ाई और बीमारी के नाम पर मदद का झांसा दिया गया। सदस्य बनाने से फंड जमा करने पर भी फोकस किया गया। देश विरोधी गतिविधि में फंड का इस्तेमाल किया गया। विदेशों से हवाला के जरिए पैसा मंगाया गया। 2021 में 120 करोड़ का फंड जमा किया पीएफआई ने। 16 साल में 20 राज्यों तक इसने पहुंच बना ली अपनी। यह था पीएफआई का काम। सुनिए जरा शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं और अमित जमई क्या कह रहे हैं। पीएफआई वो संगठन है जिसके आतंकी तार आईएसआईएस और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों के साथ थे। पीएफआई वो संगठन है जिसको विदेशी स्रोतों से पैसा मिल रहा था ताकि भारत में सांप्रदायिक ताने बाने को और भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए, तार तार करने के लिए वो यहाँ पर दंगे करवा सके, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ सके। लगातार रेड करके और जिस प्रकार से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद ये कड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है तो इसका स्वागत होना चाहिए। पीएफआई को बैन करके सरकार दो काम करना चाहती है। एक तो ये है कि पूरे देश में महंगाई पर, किसानी पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा ना हो। दूसरा ये कि पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए और इस देश में मुसलमानों को इसके जरिए डराने का, धमकाने का काम किया जाए। तो अमीक जमई कह रहे हैं मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। अब अमीक जमई और उन जैसे जितने, खास उनके लिए ये आंकड़े लेकर आया हूं कि देश में ये पहला संगठन नहीं है जिसे बैन किया गया है। देखिए जरा, देश में इससे पहले बहुत से संगठन बैन किए गए हैं। ये देखिए पहला संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट सिमी को बैन किया गया। सिमी के अलावा इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा भी पहले से बैन है। ये सिर्फ इतना ही संगठन नहीं, एक संगठन जो खुद को सिखों का ठेकेदार बताता है, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ये भी बैन है। अमीक जमई को इस पर भी बोलना चाहिए। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनिस्ट, ये भी बैन है। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे, ये भी हिंदुस्तान में बैन है। इस पर ये नेता नहीं बोलेंगे। मुसलमानों को की सिंपैथी चाहिए, उनको बताना है आप पर बड़ा जुल्म हो रहा है इसलिए आप पर बैन लगाया गया है। ये बाकी संगठन जो बैन है उसमें सिख फॉर जस्टिस भी है। ये आखिर क्यों बैन हुआ, सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे। उत्तर प्रदेश से देश में जिस ढंग से अमन चैन को डिस्टर्ब करने के लिए, कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके कुत्सित प्रयास थे, उनको हम लोगों ने तोड़ दिया है। अब बिल्कुल भी किसी भी कोई गैर कानूनी गतिविधियों की इजाज़त नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिन जिन के सबूत मिलते जाएंगे वो सब इसके दायरे में आते जाएंगे और सब पर कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी नहीं बचेगा। पीएफआई बैन होने के साथ साथ ऐसी हर विचारधारा को प्रतिबंधित किया जाएगा जिसका उद्देश्य भारत का विखंडन करना है, भारत में अलगाव लाना है। चलिए, तो देर आए दुरुस्त आए, पीएफआई बैन हो गया 5 साल के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, देश को नए सीडीएस मिल गए हैं। अनिल चौहान नए सीडीएस के रूप में भारत को मिले हैं। लंबे वक्त से नए सीडीएस की जरूरत थी, ये हैं नए सीडीएस। अगली तस्वीर दिखाइए। सीडीएस बिपिन रावत साहब जो एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जिनका निधन हो गया था, आपको याद होगा दुखद हादसा था, उसके बाद से सीडीएस का पद खाली था। तो नए सीडीएस अनिल चौहान साहब के बारे में आपको बताते हैं कौन है नए सीडीएस। देखिए जरा, ये तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं। जनरल रावत के निधन के बाद से दरअसल ये सीडीएस का पद खाली था। अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने नए सीडीएस, यानी कि देश के दूसरे सीडीएस होंगे अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस एक 4 स्टार जनरल होता है, दरअसल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं को लेकर रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है। और अनिल चौहान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं दरअसल, और सेना में 40 सालों तक सेवा दे चुके हैं। 1981 से 2021 तक सेना में अलग अलग पदों पर रहे हैं अनिल चौहान साहब।
आर्मी पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे हैं। भारतीय सेना के डीजीएमओ यानी मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े रहे, परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित हुए हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी उन्हें मिला हुआ है। सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। तो नए सीडीएस देश को मिल गए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है सियासत से जुड़ी हुई। हंगामा मचा था पिछले 2 दिन से गहलोत को लेकर, राजस्थान को लेकर, लेकिन अब एक नई एंट्री हो गई है। दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। गहलोत आउट हो गए हैं। क्या दिग्विजय सिंह नए अध्यक्ष होंगे? सोनिया गांधी के लिए इस वक्त फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहती थी अशोक गहलोत बन जाए, लेकिन गहलोत ने तो गुगली दे दी। जिस तरह से धोखा दिया और बगावत की है, गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी पदयात्रा पर है और आपको बताऊं दिलचस्प बात कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा है, इस पदयात्रा के इंचार्ज दिग्विजय सिंह है। तो दिग्विजय सिंह का भी नाम अब अध्यक्ष पद की दौड़ में आ गया है। तो देखिए जरा अब कितने अध्यक्ष रेस में आ गए। गहलोत आउट, अब कई और नाम सामने आ गए। देखिए जरा 1 2 3 4। सबसे पहले शशि थरूर का भी नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह। गहलोत पूरी तरह से आउट नहीं हुए, दिल्ली आने वाले थे आज लेकिन अब तक आए नहीं है। और भी नाम है कुछ, देखिए मीरा कुमार, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, ढेर भर नाम है। तो आखिर अध्यक्ष बनेगा कौन? अब बड़ी बात यह है, ये रिपोर्ट देखिए जरा। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? किसे गांधी परिवार का आशीर्वाद मिलेगा? अब इस पर सस्पेंस और गहरा गया है। गहलोत की बगावत के बाद रोज नए नाम उछल रहे हैं। ताजा ताजा नाम दिग्विजय सिंह का है। खबर यह है कि सोनिया गांधी ने गहलोत को किनारे लगाने का मन बना लिया है और दिग्विजय सिंह से राय मशवरे का फैसला किया है। संकेत है कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं। जी निश्चित कर सकते हैं। तो अभी क्या तो मुझ पर छोड़ेंगे, आप करेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी ने कमलनाथ का मन टटोला था। कमलनाथ को दिल्ली तलब किया, लेकिन कमलनाथ ने अध्यक्ष बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। अध्यक्ष पद में बिल्कुल रुचि नहीं है। नहीं, रुचि नहीं है। मैं तो नवरात्रि के लिए दिल्ली आया हूँ। जिसके बाद एक एंटनी को तलब किया गया, लेकिन एंटनी के अध्यक्ष बनने की संभावना बिल्कुल कम है। सर कुछ बता दीजिए सर, क्यों बुलाया सर? उनके साथ भाषा की बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिग्विजय की लॉटरी लगने वाली है? सच कहें तो शायद आला कमान को भी पता नहीं कि उनकी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो क्या दिग्विजय सिंह होंगे अगले अध्यक्ष? कांग्रेस के लिए अपने आप परेशानी बढ़ जाएगी। अगर सोचिए दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बन गए तो बीजेपी के लिए और खुशखबरी होगी। वो पहले ही राहुल गांधी को अपने लिए खुशखबरी बताते हैं और दिग्विजय अध्यक्ष और राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज। देखिए दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, लगभग ये तय है। कल अध्यक्ष पद का पर्चा भरेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। साथ ही साथ उन्हें सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया था। दिग्विजय सिंह आज ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, यह भी खबर है। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ हैं। उनकी पदयात्रा के दौरान पिछले कई दिनों से राहुल की पदयात्रा में शामिल है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सोनिया और राहुल के करीबी लोगों में शुमार हैं। दिग्विजय राहुल की पदयात्रा के इंचार्ज भी हैं साथ ही साथ, जिसका उम्मीद से ज्यादा उन्हें इल्म है कि रिस्पॉन्स मिल रहा है। कमलनाथ के इनकार के बाद उन्हें बुलाया गया है और दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं दिग्विजय सिंह राहुल यात्रा के इंचार्ज भी हैं। ये देख रहे हैं तस्वीरें, ये देख रहे हैं राहुल की पदयात्रा में साथ साथ नजर आ रहे हैं। एम्बियंस भी दे सकते हैं इसका आप। साथ साथ नजर आ रहे हैं पदयात्रा में, टोपी लगाए दिग्विजय सिंह। राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है दिग्विजय भी साथ साथ चल रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, सवाल यह है कि आखिर कितने कारगर होंगे दिग्गी राजा। उनके लिए मुश्किलें कम नहीं है, मुश्किलें ज्यादा हैं। उनकी कमजोरी और ताकत क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दिग्विजय सिंह की ताकत यह है, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस का एक दमदार चेहरा होंगे दिग्विजय सिंह। न सिर्फ इतना, सत्ता संगठन दोनों का अनुभव दिग्विजय सिंह को है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी पर
उनकी गहरी पकड़ भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी अच्छी पैठ है दिग्विजय सिंह की, सोनिया और राहुल के करीबी भी हैं। तो सारी खूबियां हैं। G23 से निपटने में भी सक्षम है, यानी जो दूसरा धड़ा है, सियासी दांवपेच में भी बहुत माहिर हैं और बीजेपी को जवाब देने में भी सक्षम है। लेकिन कुछ चीजें कमजोरी भी है दिग्विजय सिंह की। क्या? बयानबाजी बहुत करते हैं और बयानबाजी की वजह से विवादों में रहते हैं, और विवाद ऐसा होता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं, सेल्फ गोल कर लेते हैं। बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे हैं दिग्विजय सिंह। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का चेहरा भी दिग्विजय सिंह रहे हैं। कांग्रेस का एक धड़ा दिग्विजय सिंह के खिलाफ है। राजनीतिक मैनेजमेंट में पहले एक्सपोज हो चुके हैं दिग्विजय सिंह। ये है उनकी कमजोरियां। गोवा और मध्य प्रदेश में ऐसा दिख चुका है। तो सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष होंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। एक और चेहरा देखिए, दो चेहरे, दिग्विजय सिंह और दूसरे हैं शशि थरूर। ये आप देख रहे हैं, शशि थरूर बैठे हुए। शशि थरूर नाम पहले फॉर्म ले जा चुके हैं नामांकन का। संभव है आज नामांकन का फॉर्म शशि थरूर ने जमा कर दिया अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए। तो दो नाम, एक दिग्विजय सिंह और एक शशि थरूर, और दोनों नाम ऐसे हैं जो अपने बयानों की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते रहे। अब देखिए कौन कौन से नाम हैं और कौन प्रबल दावेदार हो सकता है और किसकी कितनी संभावनाएं। कुर्सी एक ही है, गहलोत का नाम। गहलोत अभी भी दौड़ में है। पहली चीज, उन्होंने इनकार नहीं किया है क्योंकि, लेकिन दिल्ली नहीं आए अब तक। आला कमान ने उन्हें मना भी नहीं किया है क्योंकि राजस्थान की तस्वीर अब तक साफ नहीं है। दिग्विजय सिंह, दिग्गी इस दौड़ का नया चेहरा जरूर है और कल तक उनकी तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि आज ही वो दिल्ली आ रहे हैं। नामांकन किया तो चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। अंबिका सोनी भी चर्चा में है। कांग्रेस के आला कमान की बहुत करीबी रही है। अंबिका गांधी परिवार की नजदीकी है। उनके लिए पवन बंसल ने पर्चा भी ले लिया है। उन्हें स्टैंड बाय कैंडिडेट दरअसल माना जा रहा है। अगला नाम है शशि थरूर का। थरूर का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। नामांकन के लिए पर्चा भी ले चुके हैं, दाखिल कर चुके हैं। G23 में है, इसलिए जीत पर सस्पेंस बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद हैं, लेकिन उनके नाम पर चर्चा जरूर चल रही है। भाषा की दिक्कत है, इसलिए सस्पेंस है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के खासम खास हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में। फिलहाल पार्टी के महासचिव हैं और इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। राहुल गांधी इनके पक्ष में बताए जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल के मुकुल वासनिक अनुसूचित जाति से आते हैं और इसलिए लॉटरी लग सकती है। मुकुल वासनिक की गांधी परिवार के भी करीबी हैं वासनिक। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी पर पकड़ अच्छी है। कुमारी शैलजा पार्टी का दलित चेहरा है शैलजा, और महिला होने का फायदा भी शैलजा को मिल सकता है। गांधी परिवार की करीबी है, केंद्र में मंत्री रही हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री, उन्हें सुनिए। नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे, ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है। ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आप ईमान कर चलना, ठीक है। अब यार कब मुलाकात होगी? दिल्ली जा रही है 5-5:30 सुन लीजिए, 5-5:30 बजे वो जा रहे हैं। अब कब मुलाकात होगी? दिल्ली जाने पर जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो मिलते हैं, हो जाएगी। मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। और हम यहाँ पर बैठे हैं, जो कोई फॉर्म लेने आएगा उनको हम देंगे। 2 लोग लेके गए, एक शशि थरूर जी लेके गए और पवन बंसल जी ने मंगाए थे 2 फॉर्म, तो उनको दिए। सोचिए, चुनाव भी मजाक हो गया है। 2 दिन बचे हैं और अब तक नॉमिनेशन किसी का नहीं हुआ है। यह है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सिसोदिया का नंबर आ गया। क्या? केजरीवाल के डिप्टी का नंबर आ गया जेल जाने का। खुद केजरीवाल कह रहे हैं क्यों? क्योंकि शराब घोटाले में 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 बड़ी गिरफ्तारियां। एक गिरफ्तारी, विजय नायर गिरफ्तार कर लिए गए इस मामले में, शराब घोटाले में। यह पहली गिरफ्तारी थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। समीर महेंद्रू भी गिरफ्तार कर लिए गए। विजय नायर ये है, समीर महेंद्रू भी गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पहले जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अगली तस्वीर दिखाइए। सिसोदिया, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 शराब घोटाले में गिरफ्तार हो गए। अब मनीष सिसोदिया का नंबर है। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या मनीष सिसोदिया का नंबर आ गया?
क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या मनीष सिसोदिया का गिरफ्तारी से बचना अब मुश्किल है? शराब घोटाले और घोटाले के बाद सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से तय है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और केजरीवाल के खासम खास सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और इसका एहसास केजरीवाल को भी हो चुका है। बस वक्त का इंतजार है। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये डर शराब घोटाले में पिछले 2 दिनों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। दरअसल केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी तमाम बयानबाजी, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल पर हमले और सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला हंगामा के बावजूद सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका खत्म नहीं हुई और अब जांच एजेंसियां धीरे धीरे अपना शिकंजा कसती जा रही हैं और इसलिए केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं। केजरीवाल का डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि 2 दिन के अंदर 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो गई शराब घोटाले में। देखिए जरा 2 कौन से चेहरे हैं जो गिरफ्तार हो गए, ये आप देख रहे हैं। समीर महेंद्रू को ईडी ने दरअसल आज गिरफ्तार किया है और मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाते हैं महेंद्रू को रिमांड में लेना चाहती है दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी हुई है। मेसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी है समीर महेंद्रू और दिल्ली में महेंद्रू के घर दफ्तर पर छापे पड़े थे। अगला नाम है विजय नायर। नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और आज नायर को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया। कोर्ट ने नायर को सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया है। 5 दिन की सीबीआई हिरासत में नायर रहेंगे। शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है नायर। अब आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल इन गिरफ्तारियों के बाद क्या कह रहे हैं। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि सिसोदिया इस शराब घोटाले में कैसे आरोपी हैं। ये आप देख रहे हैं, शराब घोटाले में दरअसल 1-2 नहीं 15 आरोपी हैं। सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है शराब घोटाले में। इसे मूव कीजिए आगे। पहले नंबर पर सिसोदिया का नाम है, मतलब सिसोदिया घोटाले के मुख्य आरोपी हैं और घोटाले की एफआईआर में एक अनजान शख्स का भी जिक्र है, जिसका मतलब है जांच के बाद उसका नाम तय होगा, जिसका सीधा मतलब है कि यह नाम कोई भी हो सकता है। शराब घोटाला आबकारी नीति में गड़बड़ी का मामला है। दरअसल आरोप है कि इसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके सामने आने के बाद सीबीआई एक्शन में आई थी। 19 अगस्त को 31 ठिकानों पर रेड की थी सीबीआई ने। 8 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसका मतलब ये लोग देश छोड़कर अब नहीं जा सकते हैं। बाद में इस केस में ईडी की एंट्री हो गई थी। दरअसल इसकी जांच मुख्य सचिव के रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी। रिपोर्ट के बाद एलजी ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। आइए अब आपको दिखाता हूं कि सीबीआई ने जो रेड की थी 19 अगस्त को, उस रेड में कौन कौन से लोग थे जिनके ठिकानों पर रेड हुई थी। और ये जो घोटाले के 15 आरोपी हैं, ये आप देख रहे हैं, ये रेड की तस्वीरें। ये सिसोदिया के घर जो रेड हुई थी, ये वो तस्वीरें। सिसोदिया घर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन सोचिए, आरोपी जो 15 हैं उनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये मैं आपको 4 जो लिस्ट दिखा रहा हूं आरोपियों की, पहला नाम देखिए किसका है, मनीष सिसोदिया का पहला नंबर है। अब देखिए, इसे मूव कीजिए आगे। पहला नंबर मनीष सिसोदिया का है। और इस लिस्ट में जो अगले आरोपी हैं, इसे मूव कीजिए प्लीज फास्ट। इसमें आरोपी देखिए 5वें और 6ठे विजय नायर और समीर महेंद्रू 5वें और 8वें नंबर पर हैं। तो 5वें और 8वें की गिरफ्तारी हो गई है। पहले की गिरफ्तारी हो सकती है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि अब उनके डिप्टी का नंबर है।
कभी भी वो अरेस्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। बहुत ख्याल रखिए अपना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं आपको वो एनआईए की, अगर मेरे पास 1 घंटा होता ना, मैं आपको शब्द ट्रांसलेट करके उसकी रिमांड कॉपी सुना देता। आपको पता है पॉइंट 6 में क्या, मैं बार बार ये बोलता हूं, पॉइंट 6 में ये है, सुनिए, एनआईए की रिमांड कॉपी में मैं कि दोहरा चरित्र दिखाता हूं सरकार का।